प्राचीन दुनिया के कुछ निर्माण दूर से केवल खंडहर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके करीब पहुंचते ही समझ आता है कि उनके भीतर ऐसे सवाल बंद हैं जिनका कोई सीधा जवाब आज भी मौजूद नहीं। कहीं रेगिस्तान के नीचे विशाल काले ताबूत रखे हैं, कहीं अधूरा छोड़ा गया एक पत्थर पूरी इमारत से भारी है, और कहीं पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर मंदिर बना दिया गया। इस सफर में हर अगला स्थान पिछले से अधिक असंभव दिखाई देगा। नंबर 1, सेरापियम ऑफ सक्कारा, अंधेरे में रखे विशाल ताबूत। मिस्र के सक्कारा क्षेत्र की सूखी जमीन के नीचे एक लंबी सुरंगों वाली दुनिया छिपी हुई है, जिसे सेरापियम ऑफ सक्कारा कहा जाता है। ऊपर से यह स्थान किसी सामान्य रेगिस्तानी पुरातात्विक क्षेत्र जैसा दिखाई देता है, लेकिन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हवा ठंडी होने लगती है और सामने अंधेरे गलियारों की ऐसी श्रृंखला खुलती है जिसके दोनों ओर विशाल कक्ष बने हुए हैं। इन्हीं कक्षों में काले और गहरे रंग के ग्रेनाइट से बने भारी ताबूत रखे हैं। इन ताबूतों का संबंध प्राचीन मिस्र में पूजे जाने वाले एपिस बैलों से माना जाता है। एपिस बैल को एक सामान्य पशु नहीं बल्कि दैवी शक्ति का जीवित रूप समझा जाता था। उसकी मृत्यु के बाद सम्मान के साथ शव को सुरक्षित कर विशाल पत्थर के ताबूत में रखा जाता था। लेकिन इन ताबूतों का आकार देखकर पहला सवाल यही उठता है कि केवल एक बैल के लिए इतनी विशाल और भारी संरचना की आवश्यकता क्यों पड़ी। कई ताबूतों का वजन ढक्कन सहित दर्जनों टन बताया जाता है। इन्हें बनाने में उपयोग हुआ ग्रेनाइट सक्कारा के आसपास उपलब्ध नहीं था। पत्थर को असवान क्षेत्र से लाया गया होगा, जो सैकड़ों मील दूर है। पहले विशाल शिलाखंड को खदान से निकालना, फिर नील नदी तक पहुंचाना, नाव से उत्तर की ओर लाना और अंत में संकरी भूमिगत सुरंगों में स्थापित करना अपने आप में अत्यंत कठिन प्रक्रिया रही होगी। सबसे अधिक आश्चर्य इनके अंदरूनी भाग को देखकर होता है। मोटी ग्रेनाइट दीवारों के भीतर का स्थान सीधा, समतल और कई जगह चमकदार दिखाई देता है। कोनों में इतनी सटीकता है कि यह समझना कठिन होता है कि साधारण तांबे या पत्थर के औजारों से इतनी कठोर चट्टान को अंदर से कैसे खोखला किया गया। ढक्कन भी अपने आधार पर बेहद सटीकता से बैठते हैं। लोकप्रिय रहस्यमयी धारणाओं में कहा जाता है कि ये ताबूत केवल कब्र नहीं थे। कुछ लोग इनके आकार और बंद कक्षों में उत्पन्न होने वाली गूंज को देखकर ध्वनि या धार्मिक अनुष्ठानों से इनका संबंध जोड़ते हैं। कुछ आगंतुक कक्षों में हल्का कंपन महसूस करने का दावा भी करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाणित रहस्यमयी कारण सामने नहीं आया है। बंद स्थानों, भारी पत्थरों और गूंज के कारण ऐसा अनुभव स्वाभाविक भी हो सकता है। फिर भी असली प्रश्न निर्माण से जुड़ा है। इतने विशाल ताबूत पहले बनाए गए और बाद में सुरंग में लाए गए, या कक्षों के भीतर ही तराशे गए? यदि बाहर बनाए गए तो उन्हें मोड़ों और संकरे रास्तों से कैसे गुजारा गया? और यदि भीतर बनाए गए तो निकला हुआ पत्थर बाहर कैसे पहुंचाया गया? आज इन काले ताबूतों के ढक्कन खुले पड़े हैं और अंदर केवल खाली अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस खाली जगह में झांकता है तो ऐसा लगता है जैसे यह ताबूत किसी मृत शरीर को नहीं बल्कि प्राचीन निर्माण के एक ऐसे रहस्य को संभाले हुए हैं जिसे बाहर आने का रास्ता अब तक नहीं मिला। नंबर 2, अनफिनिश्ड ओबेलिस्क, चट्टान में सोया हुआ विशाल स्तंभ। मिस्र के असवान की प्राचीन पत्थर खदान में जमीन पर एक ऐसी विशाल आकृति पड़ी है जो पहली नजर में किसी प्राकृतिक चट्टान का हिस्सा लगती है, लेकिन उसकी सीधी सतह, लंबी किनारी और नुकीला आकार धीरे धीरे यह स्पष्ट कर देता है कि यहाँ एक विशाल ओबेलिस्क बनाया जा रहा था। यह निर्माण पूरा हो जाता तो प्राचीन मिस्र का सबसे बड़ा एकल पत्थर स्तंभ बन सकता था। इसे अनफिनिश्ड ओबेलिस्क कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग एक 10 मंजिला इमारत के बराबर मानी जाती है। वजन का अनुमान 1000 टन से भी अधिक लगाया जाता है। इसे किसी अलग शिलाखंड से तराशा नहीं गया था, बल्कि खदान की मूल ग्रेनाइट चट्टान में ही ऊपर और दोनों ओर से काटा जा रहा था।
इसका निचला हिस्सा अब भी पत्थर की जमीन से जुड़ा हुआ है। निर्माण लगभग पूरा होने के करीब था, तभी पत्थर के भीतर एक बड़ी दरार बन गई। ग्रेनाइट में एक बार दरार आ जाने के बाद इतने विशाल स्तंभ का उपयोग असंभव था। कारीगरों ने वर्षों का काम वहीं छोड़ दिया और ओबेलिस्क कभी अपनी जगह से उठाया ही नहीं जा सका। यह अधूरा पत्थर प्राचीन निर्माण प्रक्रिया की दुर्लभ झलक देता है। इसकी सतह पर हजारों छोटे छोटे चोट के निशान दिखाई देते हैं। माना जाता है कि मजदूर डोलराइट नाम की अत्यंत कठोर चट्टान के भारी गोल पत्थरों से ग्रेनाइट को लगातार पीटते थे। धातु के बजाय पत्थर से पत्थर तोड़ने की यह प्रक्रिया बेहद धीमी रही होगी। हजारों मजदूरों को बार बार एक ही स्थान पर चोट करनी पड़ती होगी, तब जाकर कुछ मात्रा में ग्रेनाइट हटता होगा। लेकिन ओबेलिस्क को तराशना केवल पहला चरण था। यदि यह पूरा हो जाता तो इसे नीचे की चट्टान से अलग करना पड़ता। फिर इतनी विशाल वस्तु को खदान से बाहर निकालकर नील नदी तक पहुंचाया जाता। वहां इसे किसी विशाल नाव या कई नावों से बने मंच पर रखा जाता और नदी के रास्ते मंदिर तक ले जाया जाता। अंत में इसे सीधा खड़ा करना पड़ता। आज भी इतने भारी एकल शिलाखंड को उठाना और सुरक्षित स्थानांतरित करना आसान नहीं है। आधुनिक भारी मशीनों, मजबूत रास्तों और गणनाओं की आवश्यकता होती है। प्राचीन मिस्र के लोगों ने यह काम पहले भी छोटे ओबेलिस्कों के साथ किया था, इसलिए उनके पास कोई सुव्यवस्थित तरीका अवश्य रहा होगा। लेकिन इस आकार के पत्थर पर वही तरीका सफल होता या नहीं, इसका उत्तर कभी नहीं मिल पाया। कुछ विद्वानों का मानना है कि कारीगर निर्माण शुरू करने से पहले पत्थर के भीतर छिपी कमजोर रेखाओं को पूरी तरह पहचान नहीं पाए। यह गलती बताती है कि प्राचीन निर्माण भी हमेशा पूर्ण नहीं था, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि उनकी महत्वाकांक्षा कितनी विशाल थी। आज पर्यटक इस अधूरे स्तंभ के ऊपर चल सकते हैं, उसकी पूरी लंबाई पर बने निशानों को छू सकते हैं। यह किसी पूर्ण स्मारक से अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि पूर्ण निर्माण केवल परिणाम दिखाता है, जबकि यह अधूरा पत्थर उस पूरी प्रक्रिया को उजागर करता है जिसे समय ने बीच में रोक दिया। नंबर 3, दुजियांगयान इरिगेशन सिस्टम, बिना बांध नियंत्रित नदी। चीन के सिचुआन क्षेत्र में मिन नदी पहाड़ों से उतरकर विशाल मैदानों की ओर बहती है। प्राचीन समय में यह नदी जीवन देने के साथ विनाश भी लाती थी। वर्षा के मौसम में इसका पानी खेतों और बस्तियों को डुबो देता था, जबकि सूखे समय में खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं रहता था। लगभग 2200 वर्ष पहले इंजीनियर ली बिंग ने इस समस्या को हल करने के लिए ऐसा तंत्र बनाया जिसमें नदी को रोकने के लिए कोई विशाल बांध नहीं बनाया गया। यही है दुजियांगयान सिंचाई व्यवस्था, जो आज भी काम कर रही है। इस प्रणाली का आधार नदी के प्राकृतिक प्रवाह को समझना था। पानी को पूरी तरह रोकने के बजाय उसकी धारा को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग खेतों और बस्तियों की ओर भेजा गया, जबकि दूसरा मुख्य नदी मार्ग से आगे बहता रहा। इससे बाढ़ का अतिरिक्त पानी निकल सकता था और खेती के लिए नियंत्रित मात्रा में पानी उपलब्ध रहता था। प्रणाली के मुख्य हिस्सों में मछली के मुंह जैसी आकृति वाला बांटने वाला तटबंध, अतिरिक्त रेत और पानी निकालने का मार्ग और पहाड़ को काटकर बनाया गया संकरा जल द्वार शामिल है। इन संरचनाओं के कोण और ऊंचाई ऐसे रखे गए कि नदी स्वयं अपनी गति से पानी की मात्रा नियंत्रित करे। सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ को काटना था। जिस समय यह व्यवस्था बनी, उस समय बारूद या आधुनिक पत्थर काटने वाली मशीनें मौजूद नहीं थीं। कथाओं के अनुसार चट्टान को गर्म किया जाता था और फिर उस पर ठंडा पानी डाला जाता था। तापमान के अचानक बदलाव से पत्थर में दरार पड़ती और उसे धीरे धीरे हटाया जाता। इस तरीके से एक संकरा मार्ग बनाया गया, जिसके द्वारा पानी चेंगदू के मैदान तक पहुंच सका। इस निर्माण में सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। प्रारंभिक ढांचों में पत्थर, लकड़ी और बांस से बने लंबे टोकरे उपयोग हुए, जिन्हें पत्थरों से भरकर नदी में रखा जाता था। वे पानी के दबाव को झेलते हुए धारा की दिशा बदलते थे। समय के साथ इन संरचनाओं में बदलाव और मरम्मत हुई,
लेकिन मूल सिद्धांत वही रहा। इस व्यवस्था की असली बुद्धिमत्ता यह है कि यह नदी के विरुद्ध काम नहीं करती। सामान्य बांध पानी को रोकते हैं, जिससे उनके पीछे गाद जमा होती है और संरचना पर भारी दबाव पड़ता है। दुजियांगयान में नदी बहती रहती है और उसकी प्राकृतिक शक्ति का उपयोग स्वयं सफाई तथा जल वितरण में होता है। आज यह प्रणाली लाखों लोगों और बड़े कृषि क्षेत्र को पानी देती है। 2000 वर्ष से अधिक समय तक किसी निर्माण का लगातार उपयोग होना इसे केवल प्राचीन स्मारक नहीं बल्कि जीवित मशीन बना देता है। जब कोई ऊपर से बहते पानी को देखता है तो वहां कोई विशाल दीवार या असंभव मशीन नहीं दिखती, केवल नदी अलग अलग दिशाओं में शांत रूप से बहती दिखाई देती है। लेकिन इसी सादगी के भीतर वह गणना छिपी है जिसने प्रकृति को हराने के बजाय उसे समझकर अपने साथ मिला लिया। नंबर 4, बालबेक, हवा में उठाए गए महापत्थर। लेबनान की बेका घाटी में स्थित बालबेक के खंडहर दूर से विशाल रोमन मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं। टूटे हुए स्तंभ, ऊंचे मंच और बिखरे पत्थर बताते हैं कि कभी यहां अत्यंत भव्य धार्मिक परिसर रहा होगा। लेकिन इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य मंदिर के ऊपर नहीं बल्कि उसकी नींव में छिपा हुआ है। टेम्पल ऑफ जुपिटर के मंच में 3 विशाल चूना पत्थर के शिलाखंड लगे हैं जिन्हें ट्रिलिथॉन कहा जाता है। प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 800 टन या उससे अधिक माना जाता है। ये केवल जमीन पर रखे नहीं गए बल्कि आसपास के स्तर से कई फीट ऊपर उठाकर दीवार में सटीक रूप से स्थापित किए गए हैं। इतने भारी पत्थर को हिलाने के लिए आज भी विशेष वाहन, मजबूत सड़कें और बड़ी क्रेन चाहिए होंगी। रोमन लोग भारी निर्माण करने में माहिर थे और उन्होंने अनेक विशाल मंदिर तथा पुल बनाए। लेकिन बालबेक के पत्थरों का आकार अन्य रोमन निर्माणों की तुलना में असाधारण है। पास की खदान में इससे भी बड़े अधूरे शिलाखंड मौजूद हैं। एक प्रसिद्ध पत्थर को स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन कहा जाता है, जिसका वजन लगभग 1000 टन माना जाता है। इसके निकट खोजा गया एक और शिलाखंड इससे भी भारी है और अनुमान के अनुसार लगभग 1600 टन तक हो सकता है। ये पत्थर खदान से पूरी तरह निकाले नहीं जा सके और वहीं पड़े रह गए। प्रश्न ये है कि जब इतने बड़े पत्थरों को हिलाना कठिन था तो उन्हें काटा ही क्यों गया? क्या प्राचीन इंजीनियरों ने उनके वजन का गलत अनुमान लगाया था या उनके पास ऐसी योजना थी जो जमीन की कमजोरी के कारण विफल हो गई? शोध में पाया गया कि खदान का कुछ हिस्सा ढलानदार और अस्थिर था। विशाल पत्थर को आगे बढ़ाने पर वह मिट्टी में धंस सकता था। संभव है कि काम करने वालों ने शिलाखंड के नीचे खराब पत्थर या दरार देखी और उसे छोड़ दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई खोई हुई मशीन आवश्यक रूप से मौजूद थी, लेकिन यह अवश्य दिखाता है कि प्राचीन निर्माता अत्यंत बड़े स्तर पर प्रयोग कर रहे थे। ट्रिलिथॉन के पत्थरों को खदान से निर्माण स्थल तक ले जाने के लिए लकड़ी के रोलर, रस्सियां, मिट्टी के रास्ते और बड़ी संख्या में मजदूर उपयोग किए गए होंगे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रास्ते की ढलान और कई पुली प्रणालियों की सहायता से यह संभव था, लेकिन वास्तविक उपकरणों या पूर्ण लिखित विवरण के अभाव में प्रक्रिया निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। बालबेक की दीवारों में इन महापत्थरों के जोड़ इतने सटीक हैं कि वे एक ही विशाल आधार का हिस्सा लगते हैं। उनके ऊपर बने मंदिर टूट चुके हैं, स्तंभ गिर चुके हैं, लेकिन नींव अब भी खड़ी है। यह दृश्य एक विचित्र संदेश देता है। सभ्यता ने देवताओं के लिए मंदिर बनाया, समय ने मंदिर मिटा दिया, लेकिन जिन पत्थरों पर वह खड़ा था वे आज भी मौन होकर पूछ रहे हैं कि उन्हें वहां तक पहुंचाया किसने और कैसे। नंबर 5, यांगशान क्वारी, वह पत्थर जिसे उठाना असंभव था। चीन के नानजिंग के पास स्थित यांगशान खदान में पहाड़ की चट्टानों के बीच 3 विशाल पत्थर पड़े हैं। शुरुआत में वे प्राकृतिक पहाड़ी हिस्से जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सीधी काट, सपाट सतह और नियमित आकार बताते हैं कि इन्हें किसी अत्यंत बड़े निर्माण के लिए तराशा जा रहा था।
इन शिलाखंडों को मिंग राजवंश के समय एक विशाल स्मारक स्तंभ बनाने के लिए काटा गया था। योजना यह थी कि इन्हें अलग अलग भागों के रूप में तैयार करके नानजिंग के पास एक शाही मकबरे तक पहुंचाया जाए और वहां जोड़कर एक विशाल पत्थर स्मारक खड़ा किया जाए। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 240 फीट लंबा बताया जाता है। तीनों भागों का संयुक्त वजन हजारों टन तक पहुंचता है। कुछ अनुमान इसे 16,000 टन से भी अधिक बताते हैं। यह वजन आधुनिक युद्धपोत या कई बड़ी इमारतों के बराबर है। पत्थर को पहाड़ से लगभग अलग कर दिया गया था। उसके चारों ओर गहरी काट की गई और सतह को आवश्यक आकार दिया गया। लेकिन जब इसे खदान से बाहर निकालने और परिवहन की वास्तविक समस्या सामने आई तो निर्माण रोक दिया गया। यह संभव है कि सम्राट की महत्वाकांक्षा ने इंजीनियरों की व्यावहारिक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया हो। पत्थर काटना कठिन था, लेकिन उसे हिलाना उससे कहीं अधिक कठिन। पहाड़ी जमीन, कच्चे रास्ते और भारी वजन के नीचे धंसती मिट्टी के कारण इसे कुछ फीट आगे ले जाना भी जोखिम भरा होता। यदि हजारों मजदूर रस्सियों से इसे खींचते तो भी रस्सियों और लकड़ी के ढांचों को पूरा भार सहना पड़ता। रोलर इस्तेमाल किए जाते तो जमीन पर दबाव इतना अधिक होता कि वे मिट्टी में धंस सकते थे। पानी के रास्ते परिवहन के लिए पहले पत्थर को नदी तक ले जाना आवश्यक था, जो स्वयं लगभग असंभव चुनौती थी। कुछ लोकप्रिय कथाओं में इन शिलाखंडों को खोई हुई तकनीक या अज्ञात प्राचीन मशीनों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन अधिक संभव व्याख्या यही है कि योजना बनाई गई, बहुत काम किया गया और बाद में समझ आया कि परिवहन व्यावहारिक नहीं है। यही अधूरापन इसे और रोचक बनाता है। खदान में पत्थर काटने के निशान अब भी साफ दिखाई देते हैं। कहीं सीढ़ी नुमा सतह है, कहीं संकरे रास्ते और कहीं विशाल दीवार बिल्कुल सीधी छोड़ी गई है। इससे पता चलता है कि मजदूरों ने केवल कल्पना नहीं की थी, बल्कि परियोजना पर लंबे समय तक वास्तविक काम किया था। आज ये पत्थर उसी स्थान पर पड़े हैं जहां उन्हें काटा गया था। वे किसी पूर्ण स्मारक का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन स्वयं एक विशाल स्मारक बन चुके हैं। मानव महत्वाकांक्षा, शाही आदेश और भौतिक सीमाओं का। यांगशान यह साबित करता है कि प्राचीन लोग हर चीज करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वह यह भी दिखाता है कि वे ऐसी योजनाएं बनाने का साहस रखते थे जिन्हें देखकर आज का इंसान भी कुछ क्षण के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए कि शायद इसे हिलाने का कोई तरीका वास्तव में रहा होगा। नंबर 6, गोरनाया शोरिया, पहाड़ी या टूटी हुई दीवार। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां विशाल ग्रेनाइट चट्टानें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई दिखाई देती हैं। कई पत्थर आयताकार हैं, उनकी सतहें सपाट लगती हैं और पूरा समूह किसी टूटे हुए किले या प्राचीन दीवार जैसा प्रतीत होता है। इस स्थान को गोरनाया शोरिया के नाम से जाना जाता है। तस्वीरों में इन चट्टानों का आकार इतना नियमित दिखाई देता है कि अनेक लोगों ने दावा किया कि यह प्राकृतिक पहाड़ नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया महापाषाण निर्माण है। कुछ शिलाखंडों का अनुमानित वजन हजारों टन तक बताया गया। यदि वास्तव में उन्हें मनुष्य ने काट कर रखा होता तो यह ज्ञात प्राचीन निर्माणों से कई गुना बड़ा कार्य होता। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब तक इस क्षेत्र में किसी विशाल प्राचीन नगर, औजार, सड़क, मानव अवशेष या निर्माण प्रक्रिया के स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी कारण अधिकांश भूवैज्ञानिक इन संरचनाओं को प्राकृतिक चट्टानी निर्माण मानते हैं। ग्रेनाइट पहाड़ों में लंबी प्राकृतिक दरारें बन सकती हैं। तापमान में अत्यधिक अंतर, बर्फ का जमना, पानी का भीतर प्रवेश करना और लाखों वर्षों की भूगर्भीय हलचल चट्टान को बड़े आयताकार हिस्सों में तोड़ सकती है। जब आसपास की कमजोर चट्टान मिट्टी बनकर बह जाती है तो कठोर ग्रेनाइट के बड़े खंड दीवार जैसे दिखाई देने लगते हैं। साइबेरिया में सर्दियों के दौरान पानी दरारों में जमकर फैलता है। इस प्रक्रिया से दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती हैं और बड़े पत्थर अलग हो जाते हैं। लंबवत तथा क्षैतिज प्राकृतिक जोड़ मिलने पर चट्टान ऐसे टूट सकती है
जैसे उसे किसी विशाल औजार से चौकोर काटा गया हो। फिर भी गोरनाया शोरिया की कुछ तस्वीरें असामान्य लगती हैं। कई पत्थरों के किनारे सीधी रेखा में मिलते हैं और कुछ हिस्से जानबूझकर रखे गए ब्लॉकों जैसे दिखते हैं। क्षेत्र की कठिन पहुंच, घना जंगल और सीमित वैज्ञानिक अध्ययन रहस्य को और बढ़ाते हैं। कुछ यात्रियों ने वहां चुंबकीय उपकरणों के असामान्य व्यवहार या दिशा सूचक यंत्र में विचलन की बातें भी कही हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं स्थानीय खनिजों और चट्टानों में मौजूद लौह तत्व के कारण हो सकती हैं। इन्हें किसी प्राचीन ऊर्जा प्रणाली का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस स्थान का असली आकर्षण शायद यही है कि यहाँ प्रकृति और निर्माण के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं दिखती। आंखें दीवार देखती हैं, जबकि विज्ञान पहाड़ की धीमी टूटन बताता है। जब बर्फ इन विशाल खंडों की दरारों को भर देती है तो पूरा पहाड़ किसी ध्वस्त किले की तरह दिखाई देता है। संभव है कि यहाँ कभी कोई सभ्यता न रही हो, लेकिन यदि प्रकृति ने स्वयं इसे बनाया है तो यह सवाल और भी विचित्र हो जाता है। क्या मनुष्य ने वास्तुकला प्रकृति से सीखी, या प्रकृति कभी कभी संयोग से मनुष्य से भी अधिक सटीक निर्माण कर देती है? नंबर 7, कैलासा टेम्पल। पहाड़ को उल्टा तराशा गया। महाराष्ट्र के एलोरा गुफा परिसर में स्थित कैलासा मंदिर को देखकर पहली नजर में लगता है कि विशाल पत्थर के खंडों को जोड़कर इसका निर्माण किया गया होगा। इसमें ऊंचे शिखर, मंडप, मूर्तियां, हाथी, स्तंभ, सीढ़ियां और खुले प्रांगण मौजूद हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। यह पूरा मंदिर अलग अलग पत्थरों से बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ी चट्टान को काटकर बाहर निकाला गया है। इसकी निर्माण प्रक्रिया सामान्य मंदिरों के बिल्कुल विपरीत थी। सामान्य भवन नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, जबकि कैलासा को पहाड़ के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर काटा गया। कारीगरों ने पहले चट्टान की ऊपरी सतह पर मंदिर की सीमा तय की और फिर उसके चारों ओर हजारों टन पत्थर हटाते हुए मुख्य संरचना को धीरे धीरे उजागर किया। इस तरीके में गलती सुधारने की संभावना लगभग नहीं थी। यदि किसी स्तंभ को अधिक काट दिया जाता, किसी छत की मोटाई गलत हो जाती या मुख्य शिखर की दिशा बिगड़ जाती, तो नया पत्थर जोड़कर सुधार नहीं किया जा सकता था। निर्माण शुरू करने से पहले पूरी संरचना की कल्पना, अनुपात और भार का अंदाजा लगाना आवश्यक था। मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल से जोड़ा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है और कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और अनेक धार्मिक कथाओं के दृश्य तराशे गए हैं। पत्थर के हाथी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे मंदिर का भार उठा रहे हों। कितना पत्थर हटाया गया, इसे लेकर अलग अलग अनुमान हैं। लोकप्रिय कथाओं में अत्यंत विशाल मात्रा बताई जाती है, लेकिन सटीक संख्या निश्चित नहीं है। फिर भी यह स्पष्ट है कि लाखों घन फीट चट्टान काटकर हटानी पड़ी होगी। निकला हुआ मलबा कहां ले जाया गया, इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। संभव है कि उसे आसपास के निर्माण, रास्तों और भराव में उपयोग किया गया हो, या लंबे समय में स्थान से हटा दिया गया हो। एक लोकप्रिय कथा कहती है कि मंदिर बहुत कम वर्षों में पूरा हुआ। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि मुख्य निर्माण और बाद की सजावट अलग अलग चरणों में लंबे समय तक हुई होगी। फिर भी हाथ के औजारों से एकल चट्टान को इस स्तर तक तराशना असाधारण कार्य था। कारीगरों को यह भी समझना था कि कौन सा पत्थर भार सह सकता है और कहां खाली स्थान बनाने से छत कमजोर होगी। मंदिर के भीतर और बाहर की दीवारें उसी मूल चट्टान का हिस्सा हैं, इसलिए पूरा निर्माण वास्तव में पहाड़ और भवन का मिश्रण है। ऊपर से देखने पर कैलासा मंदिर एक गहरे पत्थर के गड्ढे के भीतर खड़ा दिखाई देता है। आसपास की चट्टान काट दी गई, लेकिन बीच का मंदिर बचा लिया गया। यह ऐसा है जैसे किसी कलाकार ने मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि पहाड़ के भीतर पहले से छिपे मंदिर को बाहर निकाल दिया हो। नंबर 8, इंका वॉल्स ऑफ कुस्को। भूकंप में हिलती हुई दीवारें।
पेरू के कुस्को शहर की गलियों में आधुनिक इमारतों के नीचे प्राचीन इंका दीवारें अब भी दिखाई देती हैं। ऊपर स्पेनी काल के भवन, बालकनियां और चर्च बने हैं, लेकिन उनका आधार ऐसे पत्थरों पर टिका है जिन्हें सदियों पहले बिना किसी गाड़े के जोड़ा गया था। इन दीवारों के पत्थर समान आकार के नहीं हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा, किसी के 6 कोने हैं और किसी के 12। प्रत्येक पत्थर को उसके आसपास मौजूद पत्थरों के अनुसार अलग आकार दिया गया। जोड़ इतने सटीक हैं कि कई स्थानों पर उनके बीच पतली वस्तु डालना भी कठिन है। कुस्को का प्रसिद्ध 12 कोण वाला पत्थर इस तकनीक का सबसे जाना पहचाना उदाहरण है। उसकी हर सतह अपने पड़ोसी पत्थर से अलग दिशा में मिलती है। एक हिस्से में हुई छोटी गलती पूरे जोड़ को बिगाड़ सकती थी। इसका अर्थ है कि कारीगरों को पत्थर बार बार उठाकर, रखकर, निशान लगाकर और रगड़कर सही आकार देना पड़ता होगा। पेरू भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। सामान्य सीधी ईंट की दीवारें तेज झटकों में टूट सकती हैं। इंका दीवारों में पत्थर एक दूसरे में फंसे हैं और दीवारें अक्सर हल्की अंदर की ओर झुकी होती हैं। भूकंप के दौरान पत्थर थोड़ा हिल सकते हैं, लेकिन उनकी अनियमित आकृति उन्हें बाहर गिरने से रोकती है। झटके रुकने के बाद वे वापस अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। स्पेनी उपनिवेश काल में इंका भवनों के ऊपरी हिस्से तोड़े गए और उनके ऊपर नई इमारतें बनाई गईं। बाद के भूकंपों में कई स्पेनी संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुईं, लेकिन नीचे की पुरानी पत्थर दीवारें बची रहीं। शायद यही कारण था कि विजेताओं ने इन नींवों को पूरी तरह हटाने के बजाय उनका उपयोग करना अधिक आसान समझा। पत्थरों को काटने की वास्तविक प्रक्रिया पूरी तरह ज्ञात नहीं है। इनका लोगों के पास आधुनिक इस्पात औजार नहीं थे। संभव है कि कठोर पत्थरों, रेत, पानी और लंबे समय तक रगड़ने की सहायता से सतह तैयार की गई हो। लकड़ी के लीवर और रस्सियों से शिलाखंड उठाए गए होंगे। कुछ दीवारों में पशुओं जैसी आकृतियां देखी जाती हैं। कुस्को की एक दीवार में पत्थरों की व्यवस्था को लामा के आकार से जोड़ा जाता है। यह जानबूझकर बनाया गया प्रतीक था या बाद के लोगों द्वारा पहचानी गई आकृति, यह निश्चित नहीं है। लोकप्रिय रहस्यमयी धारणाएं पत्थर को नरम करने वाले पौधों या खोई हुई तकनीक की बात करती हैं, लेकिन ठोस प्रमाण, लंबे श्रम, कुशल माप और पीढ़ियों से विकसित निर्माण ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। फिर भी जब कोई व्यक्ति 12 कोण वाले पत्थर पर हाथ रखता है और उसका हर किनारा दूसरे पत्थर से बिल्कुल मिलता दिखता है, तो केवल साधारण हथौड़ों और घिसाई की कल्पना अधूरी लगती है। रहस्य शायद किसी जादुई मशीन का नहीं, बल्कि उस धैर्य का है जिसे आधुनिक दुनिया लगभग भूल चुकी है। नंबर 9, लालीबेला चर्चेज, जमीन के भीतर छिपा पवित्र नगर। इथियोपिया के लालीबेला नगर में दूर से देखने पर किसी विशाल मंदिर का शिखर दिखाई नहीं देता। जमीन लगभग सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही कोई किनारे के पास पहुंचता है, नीचे चट्टान में कटा हुआ एक पूरा चर्च दिखाई देता है। उसकी छत जमीन के स्तर से नीचे है और उसके चारों ओर गहरी खाइयां बनी हैं। लालीबेला में ऐसे 11 प्रमुख चर्च हैं। इनका निर्माण अलग पत्थर जोड़कर नहीं किया गया। प्रत्येक चर्च को मूल चट्टानी सतह को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। पहले भवन के चारों ओर गहरी खाई काटी गई, फिर बीच में बचे एकल पत्थर को बाहर और अंदर से तराशकर दीवारों, छत, खिड़कियों और स्तंभों में बदल दिया गया। सबसे प्रसिद्ध चर्च बेते गियोर्गिस है, जिसका ऊपरी भाग क्रॉस के आकार में है। ऊपर से देखने पर वह एक विशाल पत्थर के क्रॉस जैसा दिखाई देता है, जो धरती के भीतर ढंसा हुआ हो। नीचे जाने के लिए संकरी सीढ़ियां और पत्थर की सुरंगें हैं। इन चर्चों को जोड़ने वाला मार्ग स्वयं एक रहस्यपूर्ण भूल भुलैया जैसा है। संकरे गलियारे, गहरी खाइयां, अंधेरी सुरंगें और छोटे प्रवेश द्वार पूरे परिसर को जमीन के नीचे बसे धार्मिक नगर में बदल देते हैं। कुछ रास्ते इतने संकरे हैं कि एक समय में केवल एक व्यक्ति गुजर सकता है।
निर्माण राजा लालीबेला के समय 12वीं या 13वीं शताब्दी से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने एक नया पवित्र नगर बनाने की योजना बनाई ताकि स्थानीय लोग दूर यरूशलेम की यात्रा किए बिना धार्मिक तीर्थ कर सकें। परिसर के कई स्थानों और जलधाराओं को पवित्र भूमि से जुड़े नाम दिए गए। स्थानीय परंपराओं में कहा जाता है कि मनुष्य दिन में काम करते थे और स्वर्गदूत रात में निर्माण पूरा करते थे। यह कथा शायद काम की विशालता को समझाने का प्रयास थी। एकल चट्टान से इतनी इमारतें काटना, मलबा निकालना और भूमिगत रास्तों को स्थिर रखना वास्तव में असाधारण परिश्रम मांगता था। कारीगरों को ऊपर से काम करते समय यह अनुमान लगाना पड़ता था कि नीचे कितना पत्थर बचाना है। एक गलत काट स्तंभ को कमजोर कर सकती थी या छत गिरा सकती थी। इसके बावजूद चर्चों के अंदर मेहराब, स्तंभ और अलग अलग कक्ष बनाए गए। आज भी इन चर्चों में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। सफेद वस्त्र पहने श्रद्धालु अंधेरी सुरंगों से गुजरते हैं और पत्थर की दीवारों के बीच प्रार्थना करते हैं। इस कारण लालीबेला केवल पुरातात्विक खंडहर नहीं बल्कि जीवित धार्मिक परिसर है। सुबह की रोशनी जब जमीन से नीचे बने चर्चों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा नगर किसी कारण से दुनिया की नजरों से छिपाकर बनाया गया हो। यहाँ इमारतें धरती पर नहीं खड़ी, धरती को हटाकर उनके लिए स्थान बनाया गया है। नंबर 10, पेट्रा, गुलाबी चट्टानों में खोया नगर। जॉर्डन के रेगिस्तान में पेट्रा तक पहुंचने का मार्ग एक संकरी घाटी से होकर जाता है जिसे सीक कहा जाता है। दोनों ओर ऊंची गुलाबी और लाल चट्टानें हैं जो कई जगह इतनी पास आ जाती हैं कि आकाश केवल एक पतली रेखा जैसा दिखाई देता है। यह मार्ग लगभग 1 किलोमीटर तक मुड़ता है और फिर अचानक चट्टानों के बीच से एक विशाल नक्काशीदार मुख भाग दिखाई देता है। यही अल खज़नेह है, पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध इमारत। पहली नजर में यह किसी अलग पत्थर से बना महल लगता है, लेकिन इसके स्तंभ, मूर्तियां, दरवाजा और पूरा अग्रभाग सीधे पहाड़ की सतह को काटकर बनाया गया है। इसे बाहर से जोड़कर खड़ा नहीं किया गया। कारीगरों ने चट्टान के ऊपर से काम शुरू किया और नीचे की ओर उतरते हुए पूरा मुख भाग तराशा। पेट्रा नबातियन सभ्यता की राजधानी थी और प्राचीन व्यापार मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र थी। अरब, मिस्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के बीच आने वाले कारवां यहां रुकते थे। रेगिस्तान के बीच इतना बड़ा नगर चलाने के लिए पानी सबसे बड़ी आवश्यकता थी। नबातियन लोगों ने चट्टानों के भीतर नहरें, पाइप, बांध और जल भंडार बनाए। सीक की दीवारों के किनारे आज भी संकरे जल मार्ग दिखाई देते हैं। अचानक आने वाली बाढ़ को मोड़कर पानी जमा किया जाता और पूरे नगर में पहुंचाया जाता था। सूखे क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए जल व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। पेट्रा में केवल अल खज़नेह नहीं बल्कि सैकड़ों कब्रें, मंदिर, सभागार और अन्य चट्टानी निर्माण हैं। कुछ इमारतें पहाड़ों के ऊंचे हिस्सों पर हैं जहां पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सबसे विशाल संरचनाओं में एडदेर शामिल है, जिसका मुख भाग भी सीधे चट्टान में तराशा गया। क्षेत्र भूकंप प्रभावित है। समय के साथ कई स्वतंत्र भवन गिर गए, लेकिन पहाड़ में तराशी गई अनेक संरचनाएं बची रहीं। चट्टान स्वयं उनकी दीवार और सहारा बन गई। फिर भी पानी और हवा के क्षरण ने नक्काशी को धीरे धीरे घिसा है। पेट्रा की कई कब्रों के वास्तविक उपयोग, उनमें दफन लोगों और धार्मिक प्रतीकों की पूरी व्याख्या अब भी स्पष्ट नहीं है। लिखित अभिलेख सीमित हैं, इसलिए शहर की कहानी का बड़ा हिस्सा उसकी दीवारों और जलमार्गों से समझा जाता है। स्थानीय बेदुइन समुदाय लंबे समय तक इन गुफाओं और चट्टानी कमरों में रहते रहे। कुछ कथाओं में खज़नेह के ऊपरी भाग के अंदर छिपे खजाने की बात कही गई, जिसके कारण उस पर गोलियों के निशान तक दिखाई देते हैं। सूर्य की रोशनी के साथ पेट्रा की चट्टानों का रंग बदलता रहता है। सुबह वे हल्की गुलाबी, दोपहर में लाल और शाम को गहरे बैंगनी रंग की दिखाई दे सकती हैं। जब सीक के अंधेरे रास्ते से पहली बार खज़नेह सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ के भीतर छिपे शहर का पर्दा अचानक हटा दिया हो। आज के वीडियो में इतना ही। इन 10 स्थानों में
किसी ने नदी को बिना बांध नियंत्रित किया, किसी ने पहाड़ के भीतर मंदिर निकाला और किसी ने इतने भारी पत्थर काटे जिन्हें उठाया ही नहीं जा सका। संभव है कि इनके अधिकतर रहस्यों के पीछे कठोर मेहनत और कुशल अभियांत्रिकी हो, लेकिन जब तक हर तरीका पूरी तरह समझ में नहीं आता, ये पत्थर अपने निर्माताओं का रहस्य छिपाए रखेंगे।